नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कहानी शेखर जोशी जी द्वारा रचित कोसी का घटवार। यह नई कहानी आंदोलन अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 50 से 60 के दशक में लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इसी समय की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां हैं निर्मल वर्मा की परिंदे, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया। यह सभी भी इसी कहानी आंदोलन की कहानियां हैं। नई कहानी आंदोलन, समानांतर कहानी आंदोलन, सक्रिय कहानी आंदोलन, जनवादी कहानी आंदोलन, ये समय समय पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहानियों के विषय वस्तु में, कथ्य में, शिल्प में, भाषा में जो परिवर्तन आए उनके आधार पर चलाए हुए विभिन्न आंदोलन हैं, जिनके विषय में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। आज इस पे चर्चा हम नहीं करेंगे। आज चर्चा करेंगे सिर्फ नई कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानी कोसी का घटवार। देखिए, शेखर जोशी जी, इनकी जो कहानियां हैं इनमें पहाड़ों के जीवन के विषय में काफ़ी इनकी कहानियों में देखने को मिलता है हमें। इन्होंने उस दर्द को महसूस किया है। मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो अपना मजदूरी करके या मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता है, उनके जीवन की जो वास्तविकता है, उनकी संस्कृति क्या है, किस तरीके से उनका रहन सहन है, किन यातनाओं से वो अपने जीवन में गुजरते हैं, इन सब का वर्णन इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1932 में अल्मोड़ा यानी मतलब अल्मोड़ा होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य के ये आसपास रहे थे। एक और महान कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, वो भी अल्मोड़ा के। और जो लोग पहाड़ों में जिनका घर है या जो लोगों ने समय अपना बचपन पहाड़ों में गुजारा है, वो स्वतः ही एक तरीके से प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं। क्योंकि इतनी सुंदरता जो वहाँ के वातावरण में, वनों के वातावरण में बिखरी होती है, वो शायद इन महानगरों की चकाचौंध में नहीं मिल सकती। तो इसी कारण पहाड़ी जीवन का चित्रण इनकी कहानियों में अधिकांशतः है। अब यदि बात करें हमारी आज की कहानी कोसी का घटवार का, तो इससे पहले शेखर जोशी की कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी का मैंने संकलन किया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इनके 7 कहानी संग्रह बहुत प्रमुख हैं। पहला इनका कहानी संग्रह 1958 में 1958 में प्रकाशित हुआ था, कोसी का घटवार। दूसरा है साथ के लोग 1978, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तीसरा कहानी संग्रह हलवाहा 1981। चौथा है मेरा पहाड़ 1989। पांचवा है नौरंगी बीमार है 1990। छठा है डांगरी वाला 1994। और 7वां कहानी संग्रह इनका आदमी का डर 2011। तो इस प्रकार ये इनके कहानी संग्रह हैं। जो कहानी सबसे फेमस होती है, जो सबसे लेखक के दिल के करीब होती है, उसी के आधार पर वो अपने कहानी संग्रह का नाम लिख लेता है। तो यह प्रश्न आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया कि कौन सी कहानी संग्रह में। तो ये कोसी का घटवार कहानी संग्रह में ही संग्रहित है। लेकिन कोसी का घटवार कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1958। तो आपको यदि परीक्षा में पूछा जाए तो 1958 नहीं करना है। यह जो कहानी है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जो कहानी है, देखिए कोसी का घटवार कहानी संग्रह में तो अन्य भी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, लेकिन यह कहानी कल्पना पत्रिका में 1957 के जनवरी अंक में यह प्रकाशित हुई थी। यानी अपने समय की बेहतरीन कहानियों में इसकी गणना की जाती है। अपने तरीके के, अपने शिल्प के लिए अद्भुत कहानियां थी ये। हालांकि बाद में इनसे प्रेरणा लेकर अन्य लेखकों ने बहुत सारी कहानियां लिखते हैं, पूर्व की कहानियों से, पूर्व की रचनाओं से प्रेरणा लेकर। लेकिन अपने समय में जो सर्वप्रथम होती है उसकी जो महत्ता है वो अधिक होती है। तो याद रखना है, कल्पना पत्रिका जनवरी 1957 के अंक में कोसी का घटवार कहानी प्रकाशित हुई थी। आप लोगों का यह प्रश्न रहता है बहुत सी बार कि कौन सा इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। और याद रखिएगा, आपकी जो उपन्यास हैं, आपकी जो कहानियां हैं, इनके प्लीज़ प्रकाशन वर्ष और प्रमुख पात्र आप याद रखिएगा। यदि इस कहानी के प्रमुख पात्र की बात करूं तो 2 ही प्रमुख पात्र हैं, एक गुसाई और दूसरा लक्ष्मा। अन्य भी पात्र हैं लेकिन उनका सिर्फ थोड़ी बहुत देर के लिए वो कहानी में आते हैं। प्रमुख जो पात्र हैं लक्ष्मा और गुसाई। तो गुसाई और लक्ष्मा को छोड़कर आपसे जो अन्य पात्र उनके विषय में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो हालांकि हम अभी कहानी पढ़ेंगे तो उनसे भी अवगत हो जाएंगे, लेकिन ये 2 प्रमुख पात्र आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हमारी कहानी के विषय में। देखिए, कोसी का घटवार कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आपके उसने कहा था कहानी आपने पढ़ी थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी हमने चैनल पे पढ़ी है। उसके अंतर्गत जो भाव मन में आते हैं लगभग वैसे ही भावों को लेती हुई कुछ कहानी है कोसी का घटवार।
अधूरी प्रेम कहानी भी इसे कह सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे समाज की वास्तविकता का चित्रण है। कुछ दिनों से जिस तरीके से घटनाक्रम वर्तमान में चल रहा है उसके विषय में भी हम काफ़ी बात करते रहते हैं अपनी कहानियों से। अभी कहानी की सीरीज चल रही है, तो उसी में बीच बीच में मैं आपको वर्तमान की परिस्थितियों से अवगत कराती रहती हूँ। तो उसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस कहानी के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि विवाह हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण संस्था रही है। वर्तमान में जब स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता समाज में आती जा रही है ना, विवाह की जो संस्था है इसके नियम ढीले पड़े, इसकी पकड़ ढीली पड़ी। अब तलाक हो जाना, अंतरजातीय विवाह हो जाना, बच्चों का घर से भाग के शादी कर लेना, माता पिता की अनुमति नहीं लेना, ये सारी आम बातें हो गई हैं। अब हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 1957 में यह कहानी लिखी गई थी, तब विवाह नामक संस्था का अपने आप में बहुत महत्व था। इसको भी, और प्रेम क्या होता है, प्रेम की निश्चलता, प्रेम की पवित्रता आपको इस कहानी में देखने को मिलेगी। आज तू, कल तू गई कोई और कल तू गया कोई और, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये प्रेम की वास्तविकता नहीं है। और भाषा शैली जो इसमें प्रयुक्त की है शेखर जोशी ने, बिल्कुल ग्रामीण या आंचलिक भाषा शैली का प्रयोग किया है। तो पात्रों के साथ ऐसा लगता है कि ये शेखर जोशी की अपनी ही कहानी है। जिस तरीके के छोटे छोटे शब्द हैं, जिस तरीके की वातावरण का उन्होंने जितना गहराई से इसमें वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि यह है लेखक स्वयं अनुभव कर रहा है और स्वयं उस चीज़ को लिख रहा है ना। अब ये इतनी अनुभूति इन लोगों में कहाँ से आती थी, या ये स्वयं की ही कहानियाँ, ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि अज्ञे की कहानी मालती में निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है कि वो स्वयं अज्ञे की घटना है, जीवन की घटना है, या कहीं से उन्होंने देख के कल्पना करके लिख दी। तो आइए शुरू करते हैं। इससे संबंधित भूमिका, जितना इससे संबंधित जानकारी हो सकती थी, परीक्षा उपयोगी भी और इसकी समीक्षा से संबंधित भी, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत करी है। अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, और अब आपको वास्तविक रूप से यह समझ में भी आएगी। देखिए, बीएड में हमें सिखाया जाता है ना, जब बीएड करते हैं तो वहाँ सिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ को, यानी अगर आप अच्छा पेपर पास करना चाहते हैं या अच्छे से अपना शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, तो कहानी को सीधा ना शुरू करके किसी भी चीज़ को थोड़ा सा उससे संबंधित जो जानकारी है वो देनी चाहिए, ताकि आपको याद रहे। अब इतनी सारी कहानियाँ पढ़ के आप इनके नाम भी, जैसे कि कुछ होते साहित्य प्रेमी, उनको तो पता रहता है, लेकिन जैसे पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो इतनी सारी कहानियों में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी का पात्र कौन सा था और कौन सी कहानी का। लेकिन यदि आप आनंद के साथ, महसूस करते हुए इनकी विशेषताओं के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगी। कोसी का घटवार, शेखर जोशी। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। तो ये जो चक्की थी, जो गेहूं पीसने की जो चक्की होती है, ये है, जैसा मैंने कहा आंचलिक शब्द हैं। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। तो जो प्रवेश द्वार था वो काफ़ी नीचे होते थे पहले घरों के, तो वो झुककर बाहर निकलता है। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जस साला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात है आज। बात अनहोनी ही तो है। जेठ बीत रहा है, आकाश में बादलों का कहीं नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीच की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले, गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट। घट से तात्पर्य घर, मकान। तो कोसी के, यानी कोसी नदी के किनारे है गुसाई का यह घर। तो ये जो व्यक्ति जो अपने आप से बातें कर रहा है, ये कौन है? गुसाई। और इसका घर कोसी नदी के पास है। पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। यानी बहुत धीरे धीरे
बह रही है कोसी नदी। उस समय का जो वातावरण है ये बता रहा है कि भयंकर जेठ की गर्मी का ये वातावरण है, ऐसा इसके माध्यम से हमें पता चल रहा है। और वहीं पास में कलकलती हुई धीमी धीमी गति से कोसी नदी बह रही है, इसीलिए कहानी का नाम है कोसी का गजवार। चक्की के निचले खंड में छिज्जर छिज्जर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज! अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथनी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती थी, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो यहाँ बात सुनाई दे जाए, यानी काफी धीमी गति में वह चल रही है। छप 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 पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी के गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए, बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फर्लांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घटकी गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया, यानी किनारे पर आ गया। तो यानी वहां पे बांध भी है और उसकी मथानी चलती रहती है। आपने देखा होगा ना, वर्तमान समय में तो खैर अलग है बांधों की प्रक्रिया, पहले वो जो बड़ी बड़ी मथानी सी चलती रहती थी बांधों को, उसी तरीके से बांध बनाए जाते थे। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के व्रत में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था, वह उठकर बाहर आया। तो यानी ये आटा पीसने का कार्य करता है। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। गोसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, है हो यहाँ लंबर देर में आएगा। लंबर से तात्पर्य नंबर। 2 दिन का पिसान अभी जमा है ऊपर उमेश सिंह के घट में, देख लो। तो पहाड़ों में एक से ऊपर यानी कोई और किसी उमेश सिंह का भी कोई घट है, यानी उनका घर है, उसमें आप देख लो। यहाँ तो 2 दिन तक जितना आटा पिस सकता है उतना गेहूं पर्याप्त रखा हुआ है, जो भी है अनाज। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। कुछ कम कुछ ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वो कहता है कि कोई जरूरी है, तो वो कहता है कि यहाँ तो जरूरी का भी बाप रखा है, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। महल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। खस्सर खस्सर चक्की का पाठ चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाठ पर टकरा रही थी। लकड़ी की चिड़िया होती है ये, है ना, उसमें लगाई जाती है ये आटा पीसने वाली चक्की में। छिच्चर छिच्चर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सिर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं, यानी बिल्कुल एकांत में घर है इसका गुसाई का। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, सूखी, अच्छा नदी सूखी हुई है बिल्कुल, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है वही। तो वो कहते हैं, लेखक यहाँ पे लिखते हैं कि अकेलापन इसलिए नहीं कि नदी नहीं बह रही तो उससे एक अकेलापन, बल्कि उस अकेलापन जो उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया, यानी उसकी जिंदगी से जाना ही नहीं चाहता, जिसे वह अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। हाँ, क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीबी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, यानी कुत्ते बिल्ली भी उसके द्वार पर नहीं आते। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गोल में चलते हुए थोड़ा भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलबटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत उसे यह अकेलापन उसे मिला है। अब पैंट की वजह से कोई व्यक्ति कैसे अकेला रह सकता है? रह सकता है क्या? कोई पैंट किसी व्यक्ति के अकेले रहने का कारण हो सकती है क्या? या कोई भी कपड़ा हो सकता है क्या?
देखिए कैसे, इसको देखेंगे आगे की कहानी में। नहीं, याद करने को मन नहीं करता, पुरानी बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। अब ये हवलदार साहब और कौन आ गए कहानी में, इसको भी देखते हैं। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। कौन आया था? हवलदार धर्म सिंह उनके गांव में आया था ऐसी एक पैंट पहनकर। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट यानी प्रेस की हुई, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था। वह फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबंध हैं। उस बार की छुट्टियों की बात, अब वो पुराने जीवन को याद कर रहा है। कौन महीना? हाँ, बैसाखी था। सर पर क्रॉस खुसरी की क्रेस्ट वाली काली किश्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी में पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिछाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। देखिए कितनी बारीकी से चित्रण किया है कि आंगन का गोबर भी दरी में लग गया था। तो यह विशेषता है कहानीकारों की। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। तो यानी कि उसने किसी कोई जो धर्मवीर नाम के जो व्यक्ति है, जब ऐसी बढ़िया पैंट पहन के गांव में आता है, फौजी पैंट पहन के, यानी अंग्रेजों के तब उसके मन में क्या आता है गुसाई के मन में कि उसे भी एक ऐसी फौजी पैंट मिलनी चाहिए या उसके जीवन में भी ऐसी आ जाए अगर वे फौज में भर्ती हो जाए। तो इसीलिए वो फौज में भर्ती हो जाता है। अब टोपी आपने देखी होगी किश्ती नुमा, वो टेढ़ी टेढ़ी टोपियाँ वो पहनते थे, है ना। एक एतवार फिल्म का गाना है, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आप वो यूट्यूब पे जाके वो देख लीजिएगा कि किस तरीके से उनकी होती थी टोपियाँ से किश्ती नुमा। ये नौसेना की फौज होती थी ना, ये सैनिक नाविक वाली जो फौज होती थी वो उसमें पहनते थे। तो उसमें एक ऐसा गाना सा है जहाँ पे नाव की किश्ती सी बनी हुई है, तलादुम तलादुम करके उस गाने के शब्द हैं, मुझे अभी याद आ रहा है। तो ऐसा होता है कि जब मैं कोई भी रचना पढ़ती हूँ ना, तो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो दृश्य होते हैं ना, वो मेरी कल आंखों के सामने होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ दृश्य आया कि वो किश्ती नुमा टोपियाँ, तो वो कैसी होती थी इससे पता चलता है कि ये जल सेना में था उस समय अंग्रेजों की में। तो वाला गाना देखिएगा, उसमें सीन क्रिएट किया गया है समुद्र का, एक जहाज का, तो उस पर इस तरीके की टोपी पहने हुए लोग हैं। तो बस वही है। नाला पार के अपने गाँव में, अब यानी वो वहाँ पे आ गया, सब लोग है, पूरी दुनिया उसको, मतलब पूरी दुनिया से, मतलब पूरा गांव से देखने के लिए आया, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। अब ये कौन है? नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल ना सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुड्ढे नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सेवनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में, क्योंकि उसके पास पैसा है, नौकरी से आया तो वही पिला सकता है। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी, पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना छपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी बेच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बहा की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वो खिलखिलाकर अपनी बातों पर स्वयं ही हंसती थी। देखिए कितनी स्वाभाविकता, कितनी निश्चलता इस प्रेम में। कोई दिखावे का भाव नहीं है कि मिलने जाना है तो अच्छे से मेकअप पोत के जाना है, अच्छे वो नहीं, जैसे हैं अपना। पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था। तुरी निशान लेकर यानी कि
बाजे ताशे वगैरह उस समय ये हुए, अलग तरीके के ये यंत्र हुआ करते थे। ये बाजे अब जो वाले बाजे बजते हैं बारात में वो नहीं, अलग तरीके के हुए थे। पृथ्वीराज चौहान का है ना, बज्जे ही घोर निशान राण चहुआन, पढ़ा पंक्तियाँ पूछी जाती हैं नेट के पेपर में, पुराने पेपर आपको हल करवाती हूँ तो वो याद है। तो वो विशेष प्रकार के उस समय ध्वनि यंत्र थे, तो वो वैसा ही कुछ लेकर रमुआ, पहाड़ी पार का रमुआ उसे बिहाने के लिए गांव में आया था। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम, यह लक्ष्मण के बाप ने उससे कहा था। यानी कि लक्ष्मण के बाप से वो लक्ष्मण का हाथ मांगता है तो लक्ष्मण के पिताजी कह देते हैं कि ना तो तुम्हारे कोई माँ बाप है और फिर तुम परदेश में रहते हो, 24 घंटे जान का खतरा है, तो अपनी लड़की नहीं दे सकते, और किसी पहाड़ी पार के रमुआ से लक्ष्मण की शादी कर दी थी। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की, यानी उसका मन, यानी उनके पिता का मन जानने के लिए किसी और के माध्यम से गुसाई बात करवाता है। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ाने पड़ी। साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी है, खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की ही है, लक्ष्मा। हाँ, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वो किशन सिंह के पास से चला आया था। रमडे थे उस दिन, हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला अर्जुडेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर के विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मण से मिला था। यानी लक्ष्मण का आदमी भी फौज में है, लक्ष्मण का आदमी भी फौज में है, लेकिन उसका लक्ष्मण का पिता इससे शादी न करके अपनी बेटी की दूसरे फौजी से शादी कर देता। इससे क्या कहता है कि तुम फौज में हो, बंदूक की नोक पे जीवन रहता है, इसलिए शादी नहीं करेंगे। तो बहुत व्यथित होता है ये गुसाई। गंगानाथ जी की कसम, जो लक्ष्मण से मिलता है तो लक्ष्मण क्या कहती है, गंगानाथ जी की कसम, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कसमें खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। यानी लक्ष्मण उससे वादा करती है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी किससे हो जाती है लक्ष्मण की, जो दूसरा जो व्यक्ति है उससे शादी हो जाती है। राम सिंह नाम से जो व्यक्ति है, रमुआ कहते हैं घर पे तो, लेकिन उसका नाम राम सिंह है, जो फौज में है। जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया, पर लक्ष्मण से कब भेंट होगी वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी करने के लिए मैदानों में चले गए हैं, गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मण के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियर ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा लगातार 15 साल तक। अब क्या हुआ, अब होता ही है कि गुसाई का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो हमेशा से लक्ष्मण से प्रेम करता है। लक्ष्मण की शादी कहीं और हो जाती है, उसके पिता शादी के लिए स्वीकृति नहीं देते। लक्ष्मण कसम खाती है उससे कि वो वही करेगी जो वो कहेगा, लेकिन कर नहीं पाती। भारतीय समाज में लड़कियां नहीं कर पाती थी पहले, परिवार जो कहता था वही करना पड़ता था। वर्तमान की परिस्थितियां अलग हैं, तो इस प्रकार, लेकिन वो फिर कभी लौट के अपने गाँव नहीं आता, क्योंकि यदि वो आएगा तो फिर उसे लक्ष्मण की याद आएगी, अपने प्रेम की याद आएगी, तो वो कभी गांव नहीं आता। 15 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र रहता है, वो फौज में ही रहता है, कभी लौट कर अपने गांव नहीं आता, और आता है तो भी पहाड़ी पे बस जाता, कभी भी अपने गांव में नहीं जाता। पिछले वैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मण का हट उसे अकेला बना गया। ये अकेलापन क्यों है? लक्ष्मण के हट के कारण। लक्ष्मण से के साथ ही जीवन जीना है, इसी हट के कारण ही उसके जीवन में ये अकेलापन है। खिचड़ी बाल यानी कि आधे काले और आधे सफ़ेद बाल लेकर वह लौटा है। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द, अक्षर अक्षर। कितना देखा, कितना सुना, कितना अनुभव किया है उसने ...
ये आगे हमारे सोचने के लिए क्योंकि उसके जीवन की बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारी जगह उसने जॉब करी है, बहुत सारे किस्से हैं। फौजियों के पास तो बहुत सारे किस्से कहानियाँ होते हैं। वो चाहता है कि कोई उसके पास ऐसा होता जो जिसे वह अपनी बातें कह सकता, लेकिन उसके पास कौन है? वो तो गांव में भी नहीं रहता, बिल्कुल दूर अलग झोंपड़ी बना के पिसान का काम करने के लिए रहता। ये सब सोचता रहता है गुसाई। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मिहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई। और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। पंचक्की है उसकी, पानी से चलने वाली चक्की है। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सिर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी की ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया, यानी कि उसमें और अनाज खाली होने वाला तो और भरना है खप्पर में। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किचकिच का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिच्चर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाठ की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़ों में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़ियां किटकिट बोल रही थी। उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। अब वो अपने हृदय की धड़कन को क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि उसकी हृदय की धड़कन बढ़ गई है। व्यक्ति पहचानने में गलती कर सकता है, यानी कि नज़रें पहचानने में गलती कर सकती हैं, लेकिन दिल अपने प्रिय को पहचानने में कभी भी गलती नहीं कर सकता। घट के छोटे कमरों में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा बेही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया। उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कहा। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट के बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। किस शक्ति ने? उस प्रेम के पूर्व वाले भाव ने। आवाज देकर उसे बुला लेने के लिए उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद किए कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंदर में तीव्र उथल-पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आ, हो जाएगा।
लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया, यहाँ जो पेड़ है उसकी छांव में चला गया। इतने दिनों बाद देखिए, कहाँ तो बचपन का और एक युवावस्था का प्रेम, और कहाँ अब एक प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर है। इतने दिनों बाद उसको कोई खबर भी नहीं है लक्ष्मा की, गांव भी नहीं लौटा जिसके लिए उसने पूरे जीवन के अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, जिसके लिए वो पूरी जिंदगी उसने विवाह नहीं किया, उसको सामने देखकर भले ही अब उसकी जो स्थिति आवाज़ नहीं निकल रही है उसकी, तो उसी का स्वाभाविक वर्णन है यहाँ पर। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कौर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए हुए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर जैसे उसके निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। हजाज संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इसके पूर्व भी उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई। यानी लक्ष्मा उसका अभी तक चेहरा नहीं देख पाई है। गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में कहा किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धारा अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य नहीं होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। यानी कि अगर अचानक से कोसी की सूखी धार में भी अगर पानी आ जाता तो इतना आश्चर्य नहीं होता लक्ष्मा को जितनी आश्चर्यचकित वो गुसाई को देखकर होती है। विस्मय से आंखें फाड़ कर वह उसे देखे ही जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास ना आ रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तो जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए घट लगवा लिया। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? घट लगवा लिया यानी कि वो जो उसकी चक्की वक्की है ना वो सब उसने वहाँ पे लगवाई है, उसके लिए कहता है वो। आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य सी तोड़ने लगी और गुसाई पतली सींक लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए ही गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सिर नीचा किए हुए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। जब बहुत तेज अंदर से रुलाई आती है ना तो एकदम से सिसकी सी बन जाती है, तो उसके साथ साथ हमारे कंधे भी मूवमेंट करते हैं। उसे ये नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करने। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेव यानी सुहाग चिन्ह नहीं था, जैसे अपने मंगलसूत्र होता है वैसा ही। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। यानी कि वो देख रहा है कि उसके चरेव पहनते हैं पहाड़ी लोगों के, जिससे कि पता चलता है जो उसको बहुत झुंझलाहट हो रही है कि उसके गले में चरेव का सुहाग चिन्ह नहीं है, अर्थात उसका पति इस दुनिया में अब नहीं है। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर भी वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। यानी वो कल्पना करता रहता है कि कभी अगर मिलेगी तो मैं उससे ये पूछूंगा वो पूछूंगा, कुछ नहीं पूछ पाता। इन क्षणों में गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। एक अभागा यानी एक बच्चा है उसके पास, वो रह गया है, मुझे रोने को रह गया है। तो दुख में व्यक्ति ऐसी ही बातें होता है और बिल्कुल स्वाभाविक भाषा है। ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके की हम भाषा का प्रयोग करते हैं बिल्कुल वही भाषा है।
तो इस तरीके से अपनी स्थिति को बताती है लक्ष्मा। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक ना जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढूंढ होकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी का आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। तो लक्ष्मा बहुत ही स्वाभिमानी युवती है। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। यानी जिंदगी, देखिए अब उम्र तो सभी के चेहरे पे या सभी के पर असर करती है, लेकिन वो अपने ख्यालों में आज भी 15 साल पहले वाली लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली सी किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई उस लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई उसे एकटक देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा, उधर धूप लग रही है तो इधर आजा छाँव में। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी से लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली किया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक आ गया। अपनी अंजलि से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिक पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कर कहा, चाय का टाइम हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। चाय का टाइम अब कहते हैं टाइम, और ग्रामीण भाषा में बोलते हैं टाइम। का टाइम है रो है ना, बोलते हैं ना का टाइम है रो लाला, तो वही वाला टाइम है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा कि एक 6-7 वर्ष का बालक लक्ष्मा की देह से सट कर बैठा है। बच्चा का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। वह एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मारा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह भूल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर जाते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक अनेमल का मग और एक एल्युमिनियम की मैस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली। यानी कि ये वो फौजियों के जो होते हैं ना कप वगैरह, तो वो फौजी है तो उसके पास उसी तरीके के हैं। फौजी लोग बक्से में भर के अपना सामान लाते हैं, देखा है मैंने गाँव में। और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना कर सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरी की रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। कितनी प्यारी लाइन है ना, गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी, पक नहीं रही हैं बल्कि खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार के फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन की एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। क्योंकि गुसाई के जीवन में कोई महिला है ही नहीं, तो वो कैसे चूड़ियों के उस स्वर को, और पायल के ये झंझनाहट है, चूड़ियों के आपस में मिलने में जो संगीत है, पायल के घुंघरुओं में जो संगीत है ना, इसे कोई सहृदय व्यक्ति ही समझता है। बाकी सबके लिए तो क्या है, ये मात्र एक कुछ भी कह लीजिए आभूषण मात्र ही हैं या श्रृंगार करने के ही चीज़ें हैं। लेकिन एक सहृदय व्यक्ति इनकी जो है आवाज़ है उससे परिचित होता है, वो जानता है, और इनका विशेष महत्व होता है ना, जीवन में इन सब चीज़ों का भी विशेष महत्व होता है।
किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे से सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएंगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। न जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट की। हैं, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। यानी रोते हुए बच्चा ये बात कहता है कि यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? अब कब तक इंतजार करे? बच्चे का संयम टूटता जाता है तो वो सच बता देता। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा, यानी लाल हो गया। और बच्चे भाई बेइज्जती कराने में ना कभी भी कमी नहीं छोड़ते। वैसे ना कितनी भी चीज़ घर पे जिस चीज़ को बच्चे ना हाथ भी नहीं लगाएंगे, अगर आप किसी के घर बच्चों के साथ पहुंच जाओ ना तो फिर क्या ही बताऊं मैं, है ना। आप जो माता है ना वो भली भांति इस चीज़ से अवगत होंगे, फिर तो सब चीज़ की याद आती है उन्हें। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी मां की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मा ने उसे झड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता? अब ले क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वही अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा शोर शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुरा कर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी और रोटी खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने, अब लक्ष्मा कहती है कि यदि ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज से ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े ही कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कह दिया, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है। पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी है, एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसे दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगानाथ, दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। अब गुसाई उसकी सहायता करना चाहता है आर्थिक, लेकिन लक्ष्मा जैसा कि मैंने कहा स्वाभिमानी युक्ति है तो वो उसकी सहायता लेने से इनकार कर देती है। अब उसको पुरानी बात याद दिलाते हुए गुसाई कहता है कि गंगानाथ यानी भगवान शिव जी कह लीजिए, यहाँ पे अगर दाहिने ओर रहें यानी सीधे रहें तो भले बुरे दिन भी निभ जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो उतना ही कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। अच्छा सॉरी, यह कथन लक्ष्मा का है, गुसाई का नहीं है। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा की मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था लक्ष्मा के मुख पर। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। यानी वर्षों पहले जो प्यार की भावना थी दोनों में परस्पर एक दूसरे के लिए, अब उसका कोई भी चिन्ह उनके व्यवहार में नहीं है। सीमाओं में बंद कर, यानी विवाह की सीमाओं में बंद कर, या उम्र की सीमाएं, समाज की सीमाएं, कुछ भी मान लीजिए, संस्कृति की सीमाएं, उनमें बंद कर वो ज्वार शांत हो चुका है। अब वहां केवल एक व्यवहारिकता है। व्यवहारिकता से मतलब सच्चाई है, वास्तविकता है।
रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई। घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वो हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा ... लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह ना जाने क्या कहना चाहता। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। यानी वो उसको पुरानी बात की याद दिला देता है कि तुमने भगवान की कसम खाई थी कि जो तुम कहोगे वो करूंगी, तो तुमने क्योंकि ऐसा नहीं कहा तो जाकर तो भगवान को मना लेना, जो भी सभा मनी जो भी कुछ होता है तो वो सब कार्यक्रम कर लेना, क्योंकि पूत परिवार वालों के यानी तुम्हारे तो पुत्र है, परिवार है, तो तुमको इस तरीके की झूठी कस्में हो सकता है कि कोई अनिष्ट की आशंका से वो उसको समझाता, भाई मेरे तो कोई है नहीं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम परिवार वाली हो तुम्हारे फ़र्क पड़ेगा, ऐसा वो उससे कहता हुआ जाता है। और आपने देखा कि लक्ष्मा जो है उसकी मदद को अस्वीकार कर देती है, तो वो अंदर जाकर कुछ एक्स्ट्रा अनाज उसमें डाल देता है, पिसा हुआ एक्स्ट्रा अनाज उसमें डाल देता है लक्ष्मा के बर्तन में, जिसमें भी बर्तन में वो अनाज पिसाने को लाई है। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़ियां अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथानी का पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान, सब निस्तब्ध। इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी होगी, ये तो आप लोग ही जाने। वर्तमान समय में तो ये चीज़ें शायद ही कोई समझ पाए, लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते क्योंकि आप ये सब पढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी यह सच्चाई, इनकी यह पवित्रता शायद आपको अंदर तक छू जाए। मुझे ये बेसिकली कहानी बहुत ही पसंद आई। यह है आकाशदीप है, उसने कहा था इन कहानियों में कभी भी प्रेमी प्रेमिका से मिलते नहीं हैं। उसने कहा मैं तो इजहार भी नहीं कर पाते, आकाशदीप में प्रेम होते हुए भी नहीं मिल पाते, और यहाँ भी अपने मानसिक द्वंद्व के कारण चंपा उसे स्वीकार नहीं करती, और यहाँ समाज के कारण 2 प्रेमी जन बिछड़ जाते हैं। लेकिन प्रेम तो सभी जगह है। प्रेम कौन सी कहानी में नहीं है? इन तीनों में से रूप अलग अलग हैं, प्रेम के सफल ना होने के कारण भी अलग अलग हैं, लेकिन प्रेम का जो मूल तत्व है तीनों ही कहानियों में विद्यमान है, और तीनों ही कहानियाँ दिल के बहुत करीब हैं। तो मैं और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ उन लोगों का जिन्होंने नेट के पाठ्यक्रम में इनकी खूबसूरत कहानियों को लगाया है। इनके माध्यम से इस भौतिकता वाले दिखावे वाली ज़िंदगी में, जहां आज महानगरों में मतलब किचपिच वाले वातावरण में घुटन में हम जी रहे हैं, वहाँ इन कहानियों के माध्यम से प्रेम के इस रूप को भी हम समझ पाते हैं, सोच पाते हैं कि प्रेम ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए ये शेखर जोशी की कहानियों की विशेषता है, इसके आगे सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। अब इस कहानी को पढ़ के शांत मन से जैसे कि आप सोचिएगा, अब आपके अपने अंदर ये इच्छा होगी कि गुसाई भी अकेला है, लक्ष्मा भी अकेली है, अब क्या ये दोनों वापस भी तो मिल सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आएंगी, क्या ये वापस मिले थे, क्या ये अब मिल सकते हैं? वर्तमान में शायद मिल भी जाते, उस समय तो मतलब काफ़ी सारे प्रश्न मन में छोड़ती हुई ये कहानियाँ समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक करना ना भूल जाइएगा, जो कि अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, छोटी सी आपसे मेरी शिकायत है, आग्रह भी है आपसे कि प्लीज़ आप शेयर कीजिए। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपने प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिए, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, लगभग काफ़ी सारा मटेरियल नेट का आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चेक करते रहिए, निरंतर तैयारी करते रहिए और सदैव प्रसन्न रहिए।